Welcome to K2 Institute, and now we will be talking about the next topic of chapter number 1, class 12 polity. The name of the topic is India and post communist कंट्रीज। तो अभी हम लोग इस चैप्टर में बात करेंगे कि इंडिया और जो पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज थी उनके बीच में कैसा रिलेशन था। अब पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री से मेरा क्या मतलब है, तो पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री से वी आर टॉकिंग अबाउट द कंट्रीज दैट वर फॉर्म्ड आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। मतलब यूएसएसआर के टूटने के बाद जो आपकी इंडिविजुअल कंट्रीज बनी थी या जो स्टेट्स बनी थी उनका और इंडिया का क्या रिलेशन रहा है। सो बिकॉज वी आर इंडियन, सो अब तक हम लोगों ने पूरा रशिया के बारे में बात कर लिया कि यूएसएसआर किस तरीके से टूटा, दो पावर्स जो थी यूएसए और यूएसएसआर, उसमें से फाइनली यूएसए विनर रहा। बट एट द एंड यूएसए भी एक यूनिपोलर वर्ल्ड बनना चाहता था, बनाना चाहता था, बट वो फेल हो गया। किस तरीके से छोटी छोटी पावर्स इमर्ज होकर आई। बट अभी हम लोग इस चैप्टर में बात करेंगे कि इंडिया का सब उस टाइम पे क्या सीन था, इंडिया का क्या सिनारियो था, इंडिया के रिलेशंस किसके साथ ज़्यादा अच्छे थे, क्या हम लोग कैपिटलिस्ट सोसाइटी को फॉलो कर रहे थे, क्या हम यूएसएसआर को सपोर्ट कर रहे थे, हम लोग किसको सपोर्ट कर रहे थे, बिकॉज इवेंचुअली इंडिया वाज आल्सो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इंडिया का क्या टेक था, हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। देखो, इंडिया की स्टार्टिंग से ही रशिया के साथ जो रिलेशंस है वो काफ़ी अच्छे रहे हैं, ठीक है। बट द स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशंस आर स्टिल दोज बिटवीन रशिया एंड इंडिया। ऑल दो सारी ही कम्युनिस्ट कंट्रीज के साथ, हमारे जो पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज थे उनके साथ हमारे रिलेशंस काफ़ी अच्छे थे, बिकॉज इंडिया हमेशा से पीस में बिलीव रखता है, पीस और डिप्लोमेटिक रिलेशन से बिलीव करता है इंडिया। इंडिया ने कभी भी वॉर को इनिशिएट भी नहीं किया आज तक। इंडिया का एज सच किसी कंट्री के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं हुआ है एक्सेप्ट पाकिस्तान एंड चाइना। बट उस केस में भी हमने देखा है कि किस तरीके से हमेशा ही पाकिस्तान और चाइना की तरफ से ही इनिशिएशन होती है वॉर की। इंडिया एक पीसफुल कंट्री है जो दूसरी कंट्रीज के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाने में हमेशा से बिलीव रखता आया है। तो ऑल दो हमारे रिलेशन सारी ही कम्युनिस्ट कंट्रीज के साथ बहुत अच्छे थे, जो पोस्ट कम्युनिस्ट हमारी कंट्रीज बनी थी आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। बट सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशन में देखने को मिलता है रशिया के साथ। इंडिया के जो रिलेशंस थे रशिया के साथ आर एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। अब हमारी जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है कि हाउ वी विल डील विद द फॉरेन कंट्रीज, वो काफ़ी अच्छे से रिफ्लेक्ट करती है कि इंडिया और रशिया के जो रिलेशंस थे वो काफ़ी अच्छे थे, ठीक है। इंडो रशियन रिलेशंस आर embedded in the history of trust and common interest in the match by popular perceptions। इंडिया और रशिया के जो रिलेशंस हैं वो हमारी हिस्ट्री में भी कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं, ठीक है। हम लोग रशिया और इंडिया के जो इंटरेस्ट हैं वो भी कॉमन है। इंडियन हीरोज, आप जानकर ये बहुत आपको हैरानी होगी, बट रशिया के अंदर जो इंडिया के पॉपुलर बॉलीवुड स्टार्स हैं जैसे कि अमिताभ बच्चन, राज कपूर, वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी हैं रशिया के अंदर। और आप देखेंगे तो रशिया के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों का नाम इंडियन हीरोज़ के नाम पर रखते हैं, ठीक है। वन कैन हियर हिंदी फिल्म सॉन्ग्स ऑल ओवर द रीजन एंड इंडिया इज पार्ट ऑफ द पॉपुलर मेमोरी। रशिया के अंदर इंडियन सॉन्ग्स का बहुत क्रेज है, ठीक है। जैसे आज हम लोग कोरियन सॉन्ग सुनते हैं या फिर हम लोग वेस्टर्न सॉन्ग सुनते हैं, तो इसी तरीके से रशिया के अंदर इंडियन सॉन्ग्स का बहुत क्रेज था एक टाइम पर। इवन आज भी वहाँ पर रशिया के अंदर हिंदी सॉन्ग्स की काफ़ी डिमांड है। रशिया एंड इंडिया शेयर अ विजन ऑफ मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। अब देखो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोगों का विजन। इंडिया और रशिया, इंडिया और रशिया हमेशा से ही क्या चाहते थे, एक मल्टीपोलर वर्ल्ड चाहते थे। ऑन दी अदर हैंड अगर हम लोग बात करें तो यूएसए चाहता था कि एक यूनिपोलर वर्ल्ड बनाया जाए जिसके अंदर जो डोमिनेंट पावर हो वो कौन हो, यूएसए हमेशा से खुद को एज अ बिग डैडी इमेजिन करता है, ठीक है। और इसके स्ट्रिक्टली अगेंस्ट कौन थे, इंडिया और रशिया। सो कहीं ना कहीं इंडिया और रशिया का जो विजन था, जो आइडियोलॉजी थी, वो सेम थी। दैट मीन्स चाहता तो रशिया भी खुद को बोल सकता था कि भाई आई वॉन्ट टू बी द डोमिनेंट वन, मैं भी यूनिपोलर वर्ल्ड की डिमांड करता हूँ, बट नो, रशिया वॉज द कंट्री जो हमेशा से एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की डिमांड रखती थी, ठीक है। इस बॉक्स में सिंपली आपको बताया गया है कि किस तरीके से जो बॉलीवुड है उसका इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है रशिया के अंदर। इट्स नॉट दैट मच नेसेसरी, यू कैन लीव इट दो। वट दे मीन बाय अ मल्टीपोलर वर्ल्ड, मल्टीपोलर से जो उनका मतलब था इन ऑर्डर इज द को एग्जिस्टेंस ऑफ द सेवरल पावर्स इन द इंटरनेशनल सिस्टम। अगर हम बात करते हैं मल्टीपोलर वर्ल्ड की, तो हमने बात करी कि यूनिपोलर वर्ल्ड में सिर्फ एक ही डोमिनेंट पावर होगी, दैट वुड बी यूएसए अकॉर्डिंग टू देम। बट अगर हम मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात करें तो एग्जैक्टली मल्टीपोलर का मतलब क्या है, तो मल्टीपोलर वर्ल्ड का मतलब होता है
एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा इंटरनेशनल सिस्टम जिसके अंदर बहुत सारी पावर्स को एग्जिस्ट करेंगी। को एग्जिस्ट मतलब सब साथ में मिलकर एग्जिस्ट करेंगी। देयर विल बी कलेक्टिव सिक्योरिटी इन विच एन अटैक ऑन एनी कंट्री इज रिगार्डेड एज अ थ्रेट टू ऑल द कंट्रीज एंड रिक्वायर्स अ कलेक्टिव रिस्पॉन्स। अगर कोई भी एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर अटैक करती है, सो दैट वुड बी रिगार्डेड एज अ थ्रेट टू द एंटायर पीस ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि अगर यूएसए डोमिनेंट है तो वो किसी के ऊपर भी अटैक करेगा। नो, दिस वोंट बी एक्सेप्टेड एट ऑल। ठीक है, एक ऐसा हम लोग वर्ल्ड बनाना चाहते हैं जहाँ पे सब लोग पावरफुल हो, और अगर कोई भी एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर इन्वेड करती है तो उसका कलेक्टिव रिस्पॉन्स देखने को मिले। ग्रेटर रीजनलिज्म, नेगोशिएटेड सेटलमेंट्स ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट। कोई भी अगर इंटरनेशनल लेवल पे कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसको नेगोशिएशन से सॉल्व किया जाए, ना कि वॉर से। एंड इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी फॉर ऑल द कंट्रीज। अगर एक कंट्री है और उसको डील करना है किसी दूसरी फॉरेन कंट्री के साथ, तो दिस कंट्री शुड बी इंडिपेंडेंट इन ऑर्डर टू टेक इट्स डिसीजन ऑन द फॉरेन पॉलिसी। किसी और बड़ी कंट्री का इसकी फॉरेन पॉलिसी पे कोई इफेक्ट ना हो। जैसे कि हमने बात करी कि यूएसए इनिशियली क्या कर रहा था, यूएसए इनिशियली जो यूरोपियन स्टेट्स थी जिनको वो हेल्प कर रहा था, उनके ऊपर कहीं ना कहीं वो फॉरेन पॉलिसी अपनी जो यूरोपियन यूनियन की जो फॉरेन पॉलिसी थी उस पर किसका इफेक्ट पड़ रहा था, यूएसए का। हमने बात करी ना कि उन लोगों ने अपने इंटर ट्रेड को बंद कर दिया था। ठीक है, तो वो सब चीज़ है कि अगर एक मल्टीपोलर वर्ल्ड होगा तो किसी भी कंट्री को अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाने से पहले किसी दूसरे इंसान से नहीं पूछना पड़ेगा। दे वुड बी सॉवरेन इन टर्म्स ऑफ टेकिंग देयर ओन डिसीजंस। ठीक है, एंड डिसीजन मेकिंग थ्रू बॉडीज लाइक द यूएन दैट शुड बी स्ट्रेंथन, डेमोक्रेटाइज्ड एंड एम्पावर्ड। एक ऐसा वर्ल्ड बनाए हम जहां पर कुछ बड़ी बड़ी बॉडीज हो, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस, हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे, और ये डेमोक्रेटाइज्ड हो, मतलब कि यूएन के अंदर कोई एक पावर ना हो बल्कि सब पावर हो और सबकी अपनी इंपॉर्टेंस हो। More than 80 bilateral agreements have been signed between India and Russia as a part of the Indo-Russian Strategic Agreement of 2001. Finally, इंडिया और रशिया के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था 2001 के अंदर, जिसका नाम था इंडो रशियन स्ट्रैटेजिक एग्रीमेंट, और इसके अंदर हम लोगों ने 80 बायलेटरल एग्रीमेंट्स को साइन किया था। बायलेटरल मतलब जो दोनों तरफ से साइन होते हैं एग्रीमेंट। फाइन, India stands to benefit from its relationship with Russia on issues like Kashmir, energy supplies, sharing information on international terrorism, and access to the Central Asia and balancing its relation with China. तो आप देखेंगे कि रशिया हमेशा से ही इंडिया के सपोर्ट में आगे रहता है, तो बी इट इन रिस्पेक्ट ऑफ बैलेंसिंग इट्स रिलेशन विद चाइना, क्योंकि हमें पता है कि चाइना भी ईस्ट एशिया के अंदर अपनी डोमिनेंसी कहीं ना कहीं एस्टेब्लिश करना चाहता है। तो रशिया हमको क्या करता है, हेल्प करता है इन ऑर्डर टू बैलेंस आवर रिलेशन विद चाइना। ठीक है, सिमिलरली अगर हमें सेंट्रल एशिया को एक्सेस करना है, सेंट्रल एशिया मतलब अगर हमें बाय लैंड सेंट्रल एशिया में जाना है तो हम रशिया की हेल्प से जा सकते हैं। मतलब रशिया ने अपनी टेरिटरी हमारे लिए ओपन रखी है कि येस यू कैन यूज आवर टेरिटरी। सिमिलरली कश्मीर वाले इशू पे भी रशिया ने हमारा सपोर्ट किया था, और एनर्जी सप्लाईज के मामले में भी रशिया हैव ऑलवेज बीन सपोर्टिंग अस। और जो इंटरनेशनल टेररिज्म है, रशिया और इंडिया दोनों ही टेररिज्म को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, एंड दे बोथ एक्चुअली शेयर इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल टेररिज्म। तो हम देख सकते हैं कि किस तरीके से इंडिया और रशिया के जो रिलेशन है वो काफ़ी अच्छे हैं इन टर्म्स ऑफ ऑल दीज थिंग्स, और रशिया ने कई बार इंडिया को हर एक पॉइंट पे सपोर्ट भी किया है। राइट, रशिया स्टैंड्स टू बेनिफिट फ्रॉम दिस रिलेशनशिप। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया को ही फायदा हो रहा है रशिया के साथ फ्रेंडशिप रखने में, रशिया इज ऑल्सो गेटिंग बेनिफिट ऑफ दिस रिलेशनशिप, बिकॉज इंडिया जो है वो रशिया की सेकेंड लार्जेस्ट आर्म मार्केट है। मतलब कि रशिया जो वेपन्स बनाता है, जो आर्म्स बनाता है, उसको खरीदने वाला इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट नेशन है। ठीक है, यानी कि रशिया के वेपन्स हम लोग खरीद रहे हैं तो अल्टीमेटली रशिया को पैसा मिल रहा है उसके बदले। ठीक है, इंडिया के अंदर रशिया की वेपन्स की एक बहुत बड़ी मार्केट है। ठीक है, तो दैट्स वाई रशिया को भी बहुत फायदा हो रहा है हमारी इस फ्रेंडशिप से। द इंडियन मिलिट्री गेट्स मोस्ट ऑफ इट्स हार्डवेयर फ्रॉम रशिया। हमारी मिलिट्री को ज़्यादातर जो हार्डवेयर है, जैसे टैंक हो गए, राइफल्स हो गए, वो कहाँ से मिलते हैं, रशिया से। तो रशिया को अल्टीमेटली फायदा हो रहा है बिकॉज इंडिया पेज रशिया। ठीक है, since India is an oil importing nation, Russia is important to India and has repeatedly come to the assistance of India during its oil crisis. देखो, इंडिया एक ऑयल इंपोर्टिंग नेशन है। आपको मालूम होगा कि इंडिया के पास अपने ऑयल रिसोर्सेज नहीं है, तो हम अपने ऑयल को कहाँ से इंपोर्ट करते हैं, तो हम रशिया से इंपोर्ट करते हैं अपने ऑयल को। ठीक है, तो इस रिस्पेक्ट में भी अगर आप देखें तो इंडिया एंड हैज़ रिपीटेडली कम टू द असिस्टेंस ऑफ इंडिया ड्यूरिंग इट्स ऑयल क्राइसिस। तो जब कभी भी कोई ऑयल क्राइसिस होता है तो इंडिया हमेशा रशिया को असिस्ट करता है।
India is seeking to increase its energy imports from Russia and the republics of Kazakhstan and Turkmenistan. और अब इंडिया जो है वो रशिया से, कजाकिस्तान से, तुर्कमेनिस्तान से अपने एनर्जी इंपोर्ट्स को और बढ़ाने की बात कर रहा है. कॉपरेशन विद दीज रिपब्लिक्स इंक्लूड्स पार्टनरशिप एंड इन्वेस्टमेंट इन ऑयल फील्ड्स. अब क्योंकि ये सब आपस में इतना इंटरडिपेंडेंट है तो डेफिनेटली कॉपरेशन की जरूरत है. कॉपरेशन मतलब दोनों के बीच में कॉपरेशन होना चाहिए. ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ ऑयल फील्ड्स सारी ये जो कंट्रीज है, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, रशिया, इंडिया, इनके बीच में क्या है, कॉपरेशन है. रशिया इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडियाज न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट्स एज वेल. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्रायोजेनिक रॉकेट व्हेन इंडिया नीडेड इट. रशिया एंड इंडिया हैव कोलैबोरेटेड ऑन वेरियस साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स. देखो, इंडिया को एक बार एक क्रायोजेनिक रॉकेट की जरूरत पड़ी थी. इंडिया को एक बार क्रायोजेनिक रॉकेट की जरूरत पड़ी थी और ये जो क्रायोजेनिक रॉकेट है ये बेसिकली हमें कहाँ से मिला था, रशिया से मिला था. तो हम देख सकते हैं कि रशिया जो है वो इंडिया को न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट में भी काफ़ी बार हेल्प कर चुका है, एज वेल एज स्पेस इंडस्ट्री प्रोग्राम में भी हेल्प कर चुका है. ठीक है, अगर आपको मालूम हो तो इंडिया के पास न्यूक्लियर पावर प्लांट है तो सही, बट जो न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए हमें एनर्जी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल यूरेनियम और थोरियम जो हमें चाहिए, वो इंडिया के पास नहीं है. तो रशिया इज द कंट्री दैट हैज़ एग्रीड टू सप्लाई अस विद यूरेनियम एंड थोरियम, जिससे हम लोग अपनी न्यूक्लियर एनर्जी को बना सकते हैं. ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रशिया भी इंडिया की हर जगह हेल्प कर रहा है और इंडिया और रशिया के बीच में बहुत सारे साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स को लेकर भी कोलैबोरेशन हुआ. ठीक है, एक बार ये बॉक्सेस भी देख लेते हैं. ओके, फ्लैशबैक, इंडिया एंड द यूएसएसआर. हम लोग देखते हैं कि इंडिया और यूएसएसआर का अभी तो हमने बात करी इंडिया और रशिया के रिलेशन के बारे में, बट ये जो रशिया है ये तो यूएसएसआर टूटने के बाद बना, हमने उसकी बात करी. अब हम बात करते हैं कि इंडिया और यूएसएसआर का क्या रिलेशन था, जो पूरा सोवियत यूनियन था उसका क्या रिलेशन था. ठीक है, सो ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा इंडिया एंड द यूएसएसआर एंजॉयड अ स्पेशल रिलेशनशिप व्हिच लेड क्रिटिक्स टू से दैट इंडिया वाज अ पार्ट ऑफ सोवियत कैंप. इट वाज अ मल्टी डायमेंशनल रिलेशनशिप. अब हम कह सकते हैं, देखो हमने बात करी थी कि ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर पीरियड या कोल्ड वॉर एरा दो आपकी मेन पावर्स थी, यूएसए एंड यूएसएसआर, एंड कहीं ना कहीं सारी कंट्रीज या तो यूएसए के साथ अलाइन हो रही थी या फिर यूएसएसआर के साथ अलाइन हो रही थी. अब वैसे इंडिया जो था वो किसी के साथ अलाइन तो नहीं होता, बट हमारे जो रिलेशंस थे वो यूएसएसआर के साथ ज़्यादा स्पेशल थे. तो कई बार ऐसा वर्ल्ड लेवल पे कहा जाता है कि इंडिया जो था वो सोवियत सिस्टम को ही सपोर्ट करता था, दैट वाज अ पार्ट ऑफ सोवियत कैंप ओनली. अब उसके रीजंस क्या हैं, क्योंकि हम लोग इतने सारे एस्पेक्ट्स पर काम करते थे एक साथ. ठीक है, तो पहला है आपका इकोनॉमिक एस्पेक्ट. द सोवियत यूनियन असिस्टेड इंडियाज पब्लिक सेक्टर कंपनीज एट अ टाइम व्हेन सच असिस्टेंस वाज डिफिकल्ट टू गेट. रशिया ने, सॉरी सोवियत यूनियन ने, क्योंकि अभी रशिया तो बना नहीं, अभी तो हम सोवियत यूनियन की बात कर रहे हैं, तो सोवियत यूनियन ने इंडिया की हेल्प करी थी इन असिस्टिंग दी इंडियाज पब्लिक सेक्टर. जो इंडिया के जो पब्लिक सेक्टर है, मतलब जो हमारे गवर्नमेंट सेक्टर्स थे, जो भी चीज़ें आपकी गवर्नमेंट के द्वारा ओन की जाती थी, उनको हेल्प करने में किसने हेल्प की थी, हमारी यूएसएसआर ने. इट गेव एड एंड टेक्निकल असिस्टेंस फॉर स्टील प्लांट्स लाइक भिलाई, बोगोरो, विशाखापट्टनम एंड मशीनरी प्लांट्स लाइक भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स एलटीडी. ठीक है, तो बेसिकली रशिया ने हमें टेक्नोलॉजी सप्लाई करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी है. The Soviet Union accepted India's currency for the trade when India was short of foreign exchange. इन रशिया वॉज दी कंट्री जिसने इंडियन करेंसी को एक्सेप्ट किया था ट्रेडिंग के टाइम में. देखो, जब आप ट्रेड करते हो ना, दो कंट्रीज जब आपस में कोई सामान को खरीदना या बेचना करती हैं, तो यूजुअली जो रशिया है, फॉर एग्जांपल ये रशिया है, ये इंडिया है, तो रशिया अगर इंडिया से कोई सामान खरीदती है या बेचती है तो वो रशियन यानी कि रूबल में उसको एक्सेप्ट करेगी. ठीक है, फॉर एग्जांपल रशिया ने अपने कुछ वेपन्स हमको बेचे, तो अब इंडिया रशिया को पे करेगा, बट रशिया जो है वो सिर्फ रूबल में ही लेगा वो पैसे. बट आप जानते हैं कि रूबल तो काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल करेंसी है, इंडियन करेंसी तो बहुत वीक है. ठीक है, अब हमारे पास रूबल तो है नहीं, तो जब हमारे पास ऐसी कमी थी, शॉर्टेज थी फॉरेन एक्सचेंज की, तो रशिया ने कहा कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, आप हमसे वेपन्स ले लो और आप हमें इंडियन रूपी में पे कर दो, आप हमें रूबल में पे मत करो. तो दैट वाज अ बिग हेल्प फ्रॉम रशिया दैट इंडिया गॉट एट दैट टाइम व्हेन इट वाज शॉर्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. तो आप देख सकते हैं किस तरीके से इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स में रशिया ने हमारी, यूएसएसआर ने हमारी हेल्प की. पॉलिटिकल टर्म्स की बात करते हैं अभी हम. द सोवियत यूनियन सपोर्टेड इंडियाज पोजीशन ऑन द कश्मीर इशू इन द यूएन. ये छोटी सी एक स्टोरी मैं आपको बता देती हूँ. इंडिया और चाइना का जब पार्टीशन हुआ तो कश्मीर वॉज द मेजर इशू. ये आपका इंडिया का मैप है एंड कश्मीर आपका दिस रीजन वॉज योर
कश्मीर। तो कश्मीर अब किसके पास जाएगा, पाकिस्तान के पास जाएगा या फिर चाइना इंडिया के पास आएगा। तो इसको लेके लड़ाई काफ़ी हद तक हमने पता है कि किस तरीके से कश्मीर के ऊपर बहुत वॉर चले हैं। एंड एक टाइम ऐसा आया जब पाकिस्तान ने कश्मीर के ऊपर इन्वेड कर दिया था अपनी आर्मी के साथ, ठीक है। तो इस टाइम पे फिर हम लोग यूएन में गए, तो यूएन में, यूनाइटेड नेशन में रशिया ने इंडिया को सपोर्ट करा कि नहीं भाई पाकिस्तान इज रॉन्ग, पाकिस्तान को इस तरीके से कश्मीर में इन्वेड नहीं करना चाहिए था, इट इज़ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो ये वर्ल्ड लेवल पे अगर हमें एक सपोर्ट मिल रहा है किसी कंट्री का, तो दैट वाज अ बिग थिंग एट दैट टाइम, ठीक है। इट ऑल्सो सपोर्टेड इंडिया ड्यूरिंग द मेजर कॉन्फ्लिक्ट, स्पेशली ड्यूरिंग द वॉर विद पाकिस्तान इन 1971। 1971 में जो कारगिल वॉर हुआ था, उस टाइम पर भी पाकिस्तान को मतलब क्रिटिसाइज किया था रशिया ने, मतलब रशिया इवेंचुअली इंडिया को हमेशा वॉर में सपोर्ट करता आया है, ठीक है। ओके, ऐसा नहीं है कि सिर्फ रशिया ही हमको सपोर्ट कर रहा है, इंडिया टू सपोर्टेड द सोवियत फॉरेन पॉलिसी इन सम क्रूशियल बट इनडायरेक्ट वेज। तो हम लोगों ने भी ऐसा नहीं है कि उनको सपोर्ट नहीं किया, हम लोग भी सोवियत फॉरेन पॉलिसी को सपोर्ट करते थे बट इनडायरेक्ट मेथड में। नेक्स्ट, let's talk about the military aspects. So in terms of military as well, India received most of its military hardware. अभी हम लोगों ने बात करी कि इंडिया रशिया की सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट है इन टर्म्स ऑफ वेपन, ठीक है। तो यानी कि रशिया के जो वेपन्स खरीदने वाली सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है वो इंडिया है, ठीक है। तो दैट मीन्स वी वर गेटिंग अल्टीमेटली हेल्प फ्रॉम रशिया, ठीक है। बिकॉज इंडिया में उस टाइम पर टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, तो हम लोग को रशिया से ही अपनी सारी मिलिट्री टेक्नोलॉजी क्या करनी पड़ती थी, खरीदनी पड़ती थी। द सोवियत यूनियन एंटर्ड इनटू वेरियस एग्रीमेंट्स अलाउइंग इंडिया टू जॉइंटली प्रोड्यूस मिलिट्री इक्विपमेंट्स। अदर देन सेलिंग द मिलिट्री इक्विपमेंट्स, सोवियत यूनियन ने इस चीज़ का भी एग्रीमेंट किया कि ठीक है हम लोग साथ में मिलके जॉइंटली हम लोग मिलके मिलिट्री इक्विपमेंट्स को प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, टेक्नोलॉजी भी शेयर होगी, ठीक है। नेक्स्ट इज कल्चर। सो हिंदी फिल्म एंड इंडियन कल्चर, जैसे हमने बात करा कि रशिया के अंदर बॉलीवुड स्टार्स को बहुत रिस्पेक्ट किया जाता है, दे आर एक्चुअली वेरी पॉपुलर इन रशिया एज वेल। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि कल्चर के मामले में भी देयर वाज अ लॉट ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। हिंदी फिल्म्स और इंडियन कल्चर वर पॉपुलर इन द सोवियत यूनियन। अ लार्ज नंबर ऑफ इंडियन राइटर्स एंड आर्टिस्ट विजिटेड द यूएसएसआर। काफ़ी सारे ऐसे इंडियन राइटर्स थे, आर्टिस्ट थे जो यूएसएसआर जाते रहते थे, ओके। So that completes our entire chapter, I guess. Yeah. So it is done. So if you have any doubts, please do let us in the comment section below. Thank you so much for watching.